Hello everyone, Jai Hind and I welcome you all on शौर्य विवेक चैनल। As I promised कि हम लोग सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं on शौर्य विवेक चैनल where I would be discussing all the important topics which are really important in terms of CDS and FCAT examination। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए हैं एग्जामिनेशन में और इनसे क्वेश्चंस हर साल एक या दो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अब हमारे सेशन कंटिन्यूसली चलते रहेंगे शौर्य विवेक चैनल पे, तो आप लोग प्लीज़ सारे सेशन को देखिए जिससे आपकी परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छी हो सके। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो होने वाला है मेनली रिलेटेड टूवर्ड्स मॉडल्स ऑफ एटम, जिसमें हम लोग समझेंगे कि किस किस साइंटिस्ट ने किस प्रकार के मॉडल्स दिए, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप इसको बहुत ध्यान से करें। यू कैन एक्सपेक्ट 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट इन एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं एटम की, सो एटम डिस्कवर तो हो गया था, बट स्टिल एटम वॉज अ बिग मिस्ट्री जिसके बारे में सारे साइंटिस्ट या फिर कहूँ काफ़ी साइंटिस्ट ने ट्राई किया फाइंड आउट करने का। सो डिफरेंट साइंटिस्ट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ टाइम उन्होंने खुद के अपने अलग अलग मॉडल या फिर थ्योरीज पब्लिश की, जिसमें उन्होंने अपने अपने क्लेम किए अबाउट एटम कि एटम का शेप कुछ इस प्रकार से हो सकता है, एटम कुछ ऐसा होगा, एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे, कि कोई कहेगा कि एटम के अंदर कोई पार्टिकल ही नहीं है। सो डिफरेंट साइंटिस्ट गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स और थ्योरीज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब बात करते हैं एटम की, तो स्पेसिफिकली जब हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, जब हम पढ़ रहे हैं उसमें डेल्टन का नाम सबसे ऊपर आता है। डेल्टन ने अपनी खुद की एक एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसको हम आगे जाके डिस्कस करने वाले होंगे। फिर उसके बाद थॉमसन ने अपनी थ्योरी दी जिसमें उन्होंने कुछ अपने अलग क्लेम किए होंगे। यहाँ पर सबका सही आपको नहीं मिलेगा, आपको दिखेगा कि पहला किसी ने दिया वो थोड़ा सा गलत निकला, दूसरे ने दिया उसका पूरा गलत निकला। इन दिस वे विथ टाइम ये मॉडल परफेक्शन की तरफ बढ़ते रहे, तो किसी ने कोई बात सही बोली और किसी और साइंटिस्ट ने कोई दूसरी बात सही बोली। हर मॉडल अपने आप में कंप्लीटली सही नहीं था। विद टाइम हमने इंप्रूवमेंट देखी। जो थर्ड मॉडल दिया गया वो दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा, और फिर आखिरी में हम जो देख रहे मॉडल वो बोर ने बताया। इससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट की खोज, कौन से पार्टिकल की खोज किस साइंटिस्ट ने की, या फिर किस एटॉमिक थ्योरी में या फिर किस मॉडल ऑफ एटम में ये वाला पॉस्टुलेट दिया गया था, ये वाला स्टेटमेंट दिया गया था। एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है वेदर इन CDS और एफकैट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी और द फर्स्ट नॉर्मल एक्सप्लेनेशन विच वाज गिवन बाय साइंटिस्ट, दैट इज डेल्टन। डेल्टन ने क्या बोला, कोई भी हमारा जो मैटर है, मान लो आपके सामने बॉक्स पड़ा होगा, बुक पड़ी होगी, पेन आपने होल्ड किया होगा, कॉपी होगी आपके पास, उन्होंने बोला जो मैटर है, सब कुछ मैटर है, इनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे हम लोग एटम्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। ये बात डेल्टन ने की कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे एटम कहा जाता है, जिससे मैटर बना हुआ होता है। बट उन्होंने दूसरी चीज क्या बोली कि एटम्स आर इनडिविजिबल, कि एटम सबसे छोटी चीज है, एटम से छोटा कुछ नहीं हो सकता। आप एटम को और बांट नहीं सकते, मतलब इसके सब पार्टिकल्स नहीं है। अब जो एटम है वो बस एटम ही है, एटम के अंदर कुछ नहीं मिलता। ऐसा कहा है हमारे प्यारे से डेल्टन ने। इन्होंने कहा इट कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, ये बात की चीज है, बट इन्होंने ये स्टेटमेंट जो दी एटम्स आर इनडिविजिबल, इस पे काफी क्वेश्चंस उठाए गए थे, क्योंकि एट लेटर स्टेजेस पता चला कि एटम इज डिविजिबल। एटम्स के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। डेल्टन ने अपनी पहली थ्योरी तो दी रिलेटेड टू एटम्स, बट ये पूरी तरीके से सही नहीं थी। बट अगर आपसे एग्जामिनेशन पूछा जाए कि विच साइंटिस्ट सेड कि एटम वाज इनडिविजिबल, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेल्टन ने कहा था। दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछा जा सकता है। एटम्स आर इनडिविजिबल, ये हमारे प्यारे से डेल्टन ने कहा था, जो थ्योरी गलत है। इन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने अपने अपने अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट लगातार दिए। अगर आप चाहें इसको और डिटेल में पढ़ना तो प्लीज गो थ्रू NCERT, उसमें
इसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बट आई हैव मेंशन दोज पॉइंट्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये पहली थ्योरी थी। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट थ्योरी जो काफी इंपॉर्टेंस रखती है, जिसने डेल्टन को गलत प्रूव किया। इसको कहीं ना कहीं फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को। बोर ने ऐसा कुछ खास जादू दिखाया नहीं था, डेल्टन ने कुछ ऐसा खास जादू दिखाया नहीं था, थॉमसन ने कुछ नई चीजें लेके आई थी। थॉमसन ने जब अपना एटम का मॉडल दिया, एटम का उन्होंने मॉडल सामने रखा पूरी दुनिया के, उस टाइम उन्होंने कहा कि जो मेरा मॉडल है वो कहीं ना कहीं प्लम पुडिंग से रिलेट करता है, या फिर मैं कहूं कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम वाज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। ये क्यों कहा गया? इसका कोई ना कोई रीजन तो ऑब्वियसली होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि मान लो एक पुडिंग है, बहुत बड़ी क्रिसमस पुडिंग है, मान लो ये गोल है, ये एक पुडिंग है, गोल लग नहीं रही है वैसे, बस मान लो ये गोल है। ये इन्होंने ये कहा कि ये जो बड़ी सी पुडिंग है इसको मैं पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव स्फीयर कंसीडर कर रहा हूं, इसको मैं पॉजिटिव स्फीयर कंसीडर कर रहा हूं। इन्होंने पूरी एटम की बात की, ये एटम का स्ट्रक्चर बता रहे हैं अपनी तरफ से। ये बोल रहे हैं जो एटम है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्फीयर है, एक पुडिंग की तरह, और इसके बीच में ऐसे ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बट इन्होंने किसी और वे में एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा कि ये जो पुडिंग है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये उसके ऊपर ड्राई फ्रूट की तरह दिखते हैं, ये उसके ऊपर मुझे ड्राई फ्रूट की तरह दिखते हैं। तो इनका मॉडल क्या कहता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है, एक जगह पे रुके हुए हैं, धसे हुए हैं। इनका ये एटॉमिक मॉडल था, इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया, क्योंकि इन्होंने खुद के मॉडल को एक पुडिंग से कंपेयर किया, जहां पर उन्होंने कहा कि जो पूरा पुडिंग है वो पॉजिटिव स्फीयर की तरह बिहेव करता है, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसके अंदर के वो मुझे इलेक्ट्रॉन की तरह दिखते हैं। ये इनका मॉडल है थॉमसन का, जे थॉमसन का यही मॉडल है। तो ये रहा स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन्स वर इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सिमिलर टू ड्राई फ्रूट्स इन पुडिंग। ये इनका पूरा का पूरा एक हमारा मॉडल था। इन्होंने कहा जो नेगेटिव पॉजिटिव है, सब कुछ है, ये बैलेंस्ड है। इन्होंने कहा इनका जो मैग्नीट्यूड है ये सेम है, इक्वल है, ये बैलेंस्ड है। इन्होंने अपनी एक और स्टेटमेंट दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहा कि एटम एज अ होल वाज न्यूट्रल। एटम एज अ होल वाज न्यूट्रल, ये भी इनकी स्टेटमेंट निकल के आई। बट यहां पर आपको रियलाइज होगा कि जो इनका पूरा पूरा मॉडल है ये पूरा सही नहीं है। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कि जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है, क्योंकि उन्होंने तो बोला एक पॉजिटिव स्फीयर है, उसके बीच में जो ड्राई फ्रूट्स है, जैसे लग रहा है मुझे एक पुडिंग के अंदर जो ड्राई फ्रूट्स लग रहा है, ये जो एम्बेडेड है ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। सो हमारा जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है वो की गई है थॉमसन के द्वारा। बट वन थिंग टू रिमेंबर, दिस मॉडल वॉज नॉट कंप्लीटली राइट और इट वॉज कंप्लीटली रॉन्ग। ये एक बेटर स्टेटमेंट होगा कि ये मॉडल पूरी तरीके से गलत है, एक्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग कि इलेक्ट्रॉन एक चीज है। इसके अलावा इन्होंने अपने पूरे मॉडल में कुछ भी अच्छी बात नहीं की है। सो इट वॉज कंप्लीटली रॉन्ग मॉडल। एक बात समझेंगे कि एक अनाउंसमेंट कर दूं मैं आप लोग के लिए कि डेली फ्री रिकॉर्डेड लेक्चर शौर्य विवेक चैनल पे आप लोग के लिए अपलोड होते रहेंगे, जिसमें मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सीडीएस और एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लाता रहूंगा। ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको एग्जामिनेशन में काफी हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ यू विल ऑल्सो गेट लाइव लेक्चर्स एट 7 PM ऑन शौर्य और विवेक फ्रॉम 8/11। नवंबर की 8 तारीख से आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के मैं लाइव सेशंस लेके आने वाला हूं। 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के मैं लाइव सेशंस आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज इन दोनों चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा।
रिकॉर्डिंग आप लोग को मिलती रहेगी, इसके बाद भी और सेशंस रिकॉर्ड होके आएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा। सो थॉमसन ने, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, थॉमसन ने अपना मॉडल दिया जो कंप्लीटली सही नहीं था। इसके बाद भी एक मॉडल दिया गया जो दिया था रदरफोर्ड ने, सॉरी यहां पर स्पेलिंग गलत हो गई है, रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड ने भी अपना एक मॉडल दिया जो काफी हद तक एक सही मॉडल माना गया, और एक कहूंगा एक हिसाब से रेवोल्यूशन था ये, जब हम एटम्स के मॉडल की बात किए जा रहे थे। ये एक हिसाब से अपने आप में ही रेवोल्यूशन था। इन्होंने क्या किया, एक बार पतली सी गोल्ड फॉइल ली। क्या ली? गोल्ड फॉइल ली, बहुत थिन एक गोल्ड फॉइल ली। उसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग की। किससे? अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग की। अब गोल्ड फॉइल्स में 100% कुछ एटम्स होंगे, गोल्ड फॉइल में एटम्स तो होंगे ही होंगे। इन्होंने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल्स गए और पास हो गए, मतलब कि ये टकराए गोल्ड फॉइल से और बाहर निकल गए। अल्फा पार्टिकल्स टकराए और बाहर निकल गए, बाहर निकल गए, बाहर निकल गए, बाहर निकल गए, बाहर निकल गए। बट इन्होंने एक चीज नोटिस की, कुछ अल्फा पार्टिकल्स टकराए एटम से, जो थिन फॉइल से टकराए, और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन शो किया। अल्फा पार्टिकल आया, टकराया और बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन शो किया। उसने क्या किया? 180 डिग्री करीब का उन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया। उन्होंने कहा कि जो थिन गोल्ड फॉइल है उसके अंदर एटम्स हैं, पर सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स वापस नहीं आ रहे हैं। कुछ तो इजीली पास कर जा रहे हैं उन एटम्स के थ्रू, बट कुछ अल्फा पार्टिकल्स, हजारों में से कुछ अल्फा पार्टिकल्स टकरा के अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि वो जिस चीज से टकरा रहे हैं वो कोई बहुत बड़ी चीज है, एटम के अंदर एक काफी बड़ी चीज है। यहां से उन्होंने अपनी थ्योरी दी। इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, या फिर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल जो एक्सपेरिमेंट है जो रदरफोर्ड ने की, उन्होंने अपना बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, क्या बोला मैंने? सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड था एटम की एक जगह पे। जैसे यहां पर एक कम ही जगह से अल्फा पार्टिकल्स टकराए और उन्होंने डायरेक्शन चेंज की। उन्होंने बोला कि जहां पर ये पार्टिकल्स जहां से टकराए हैं वहां पर ही सारे के सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स कंसंट्रेटेड हैं, वो वहां पर टकरा रहे हैं और डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। तो जिस जगह पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस कंसंट्रेटेड है उस जगह को कहा जाता है न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। तो उन्होंने बोला कि मेरा अल्फा रे जो एक बहुत बड़ी सी चीज से टकरा के डिफ्लेक्ट हुआ था, उस चीज को मैं न्यूक्लियस कहता हूं, उस चीज को मैं न्यूक्लियस कहता हूं। यही वो जगह है जहां पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है इन एन एटम। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इन्होंने कहा यही वो जगह है जहां पर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड हैं। एक चीज क्या समझ में आई कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी, किसकी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी हमारे प्यारे से रदरफोर्ड ने की है। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने और न्यूक्लियस की रदरफोर्ड ने। आप एक्सपेरिमेंट याद रखेंगे सो इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू रिमेंबर एवरीथिंग। आप ये इनकी डिस्कवरी याद रख पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर कंसंट्रेटेड है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और इन्होंने पॉजिटिव चार्ज की बात की। ये थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट है कि इन्होंने क्या प्रोटॉन की खोज की। जो पॉजिटिव चार्ज है, जो हमारे एटम का पॉजिटिव चार्ज होता है उसे प्रोटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे प्रोटॉन कहा जाता है। नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन कहा जाता है। तो उन्होंने कहा प्रोटॉन जो है वो एक जगह पर कंसंट्रेटेड है जैसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की है। और भी स्टेटमेंट होते हैं कि हमारे जो गोल्डस्टीन है उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जगह पे प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझ के टिक करिएगा, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग क्लेम्स किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू मी प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, ऐसा मोस्ट ऑफ द जगह पे दिया हुआ है। सो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे एटम के अंदर और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। इन्होंने कहा जो प्रोटॉन है वो कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस के
अराउंड। इन्होंने एक और चीज बताई कि जो हमारा प्लम पुडिंग मॉडल था, क्या था, जो प्लम पुडिंग मॉडल था उसमें कहा गया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक जगह पर रुके हुए हैं, एम्बेडेड है लाइक ड्राई फ्रूट्स। बट इन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते रहते हैं। उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते रहते हैं। इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते रहते हैं। तो इन्होंने यहां पर जीजे थॉमसन की थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया। इन्होंने ये भी कहा कि जो मोस्ट ऑफ द मास है वो न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड है, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो बहुत ज़्यादा मास कंसंट्रेट करता है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, प्रोटॉन का बहुत हैवी मास होता है। सो जो मोस्ट ऑफ द मास है वो न्यूक्लियस में ही है। क्यों है न्यूक्लियस में? क्योंकि वहां पर प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो इनका ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहा। हाउएवर देयर वाज अ मिस्टेक। इस स्टेटमेंट को आप लोग प्लीज बस याद रख लेंगे, इसको समझने के लिए हम लोग ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। तो इन्होंने काफी चीजें सही बताई, बट एट द सेम टाइम इन्होंने कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करती है, बट किस वे में, कितनी एनर्जी रेडिएट करती है, ये सब चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इस मॉडल के बाद हमें एक और मॉडल देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है बोर्स मॉडल ऑफ एटम, या फिर बोर, जो भी आपको बोलना है आप प्रोनाउंस कर सकते हैं उसको, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने क्या बोला कि एक बहुत प्यारा सा एटम है, उसके बीच में चलो न्यूक्लियस भी है। क्या है? उसके बीच में न्यूक्लियस भी है। बट इन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि जहां मन वहां पर रिवॉल्व कर रहे हैं। वो एक पर्टिकुलर, ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन फुदक के कहीं बाहर नहीं जाएगा रिवॉल्व करने के लिए, ये इसके अंदर ही इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। ये हमारे प्यारे से बोर ने बता दिया था। मैंने आपको ये एक्सप्लेन करते आ रहा हूं। कोई साइंटिस्ट ने कोई बात गलत बोली, किसी और साइंटिस्ट ने कुछ और बात गलत बोली, बट विथ टाइम ये सारी चीजें चेंज होती गई, सबने इंप्रूवमेंट दिखाए। सो बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, बट ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में या फिर एक पर्टिकुलर शेल में ही रिवॉल्व करते हैं इनसाइड एटम। और जब ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं ये कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। दे डू नॉट रेडिएट एनी काइंड ऑफ एनर्जी। आपको समझना पड़ेगा, जब मैं बात कर रहा हूं शेल की, तो मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूं। ये न्यूक्लियस है जहां पर मोस्ट ऑफ द मास कंसंट्रेटेड है, मतलब यहाँ पर प्रोटॉन है, और ये शेल है। ठीक है, ये शेल, एक और शेल। ये शेल ऐसे एटम के अंदर होते हैं। ये शेल जो है ये एटम के अंदर बहुत सारे होते हैं। ये पूरा एटम है। इन शेल का भी नाम होता है। जो पहला शेल होता है न्यूक्लियस के जस्ट बाहर, उसे हम लोग बोलते हैं के शेल। जो दूसरा शेल होता है उसे हम लोग बोलते हैं एल शेल। जो तीसरा होता है उसे बोलते हैं हम लोग एम शेल। और जो चौथा होता है उसे हम लोग बोलते हैं एन शेल। आपको इतना ही याद रखने की जरूरत है। तो 4 शेल जो हैं, पहला शेल के शेल, दूसरा शेल एल शेल, तीसरा शेल एम शेल और चौथा शेल एन शेल। ये बोला कि इलेक्ट्रॉन इन्हीं शेल में रिवॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन वो ये आता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो पहले शेल में एटमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, उससे कम भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे। जो एल शेल होगा उसमें एटमोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। एम शेल में एटमोस्ट 18 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। बात समझ में आई? 32 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो ये हमारी पूरी की पूरी थ्योरी थी ऑफ बोर, जिनमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में। यही थे हमारे मेन मॉडल्स जो आपको याद रखने थे। एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं आप लोग को न्यूट्रॉन के बारे में। प्लीज याद रखिए कि सब पार्टिकल्स हमने कौन कौन से देखे। इलेक्ट्रॉन देखा, प्रोटॉन देखा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। बट एक और सब पार्टिकल होता है, एटम का सब पार्टिकल होता है जिसे कहा जाता है न्यूट्रॉन। ये भी
न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। इट हैव नो चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव, बट इन केस ऑफ न्यूट्रॉन इट इज न्यूट्रल। इट इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ये जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया है और इसका जो मास है वो इक्वल टू प्रोटॉन होता है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इस चारों चीजों को आप लोग याद रखिए एग्जामिनेशन में, इससे बाहर मोस्ट प्रोबेबली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आज के टाइम में और भी सब पार्टिकल्स डिस्कवर कर दिए गए हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमें ये 3 पे फोकस करना है। तो सब पार्टिकल्स ऑफ एटम इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो जो सबसे पहला मॉडल था डाल्टन्स का वो गलत हुआ, फिर हमारे प्यारे से थॉमसन ने दिया, वो भी थोड़ा सा गलत हुआ, फिर रदरफोर्ड ने दिया, उसमें भी एक कमी निकल के आ गई थी, फिर आखिरी में बोर ने दिया। तो करीब करीब सारे मिला के हमको एक कंप्लीट मॉडल ऑफ एटम मिल जाता है कि हाँ एटम्स डिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं हमारे प्यारे से पर्टिकुलर शेल या फिर ऑर्बिट में। सो यही सब थ्योरीज थी अराउंड एटम। आपसे क्वेश्चन किसी भी में पूछा जा सकता है। सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स and I hope you all will attend sessions continuously on शौर्य विवेक चैनल। जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है उसको प्लीज ध्यान में रखिएगा कि डेली लेक्चर्स रिकॉर्ड होते रहेंगे और लाइव लेक्चर्स फ्रॉम 8 आप लोग के सामने आते जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। लाइव सेशन में जरूर जुड़िएगा। सो आप लोग से फिर से मिलूंगा नए सेशन में। टिल देन एवरीवन, बाय बाय एंड जय हिंद।